नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल द जॉब पर। आज हम लोग बायोलॉजी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो किसी भी कंपटीशन के लिए उपयोगी है, चाहे वो बिहार एसआई हो या एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या बीपीएससी हो। जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और उन लोगों के साथ भी जो शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो देखिए, तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दिया है एजी खुराना, वाटसन और क्रिक, टॉमस एड मॉर्गन को। तो वाटसन और क्रिक जो है वो तो डीएनए के द्विकुंडली संरचना के लिए मतलब खोज किया था, तो उनके उसको उसके लिए में मतलब मिला था नोबेल पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा फिश वॉन फ्रीस को मधुमक्खी की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। तो इसको हम लोग देखें तो दोनों बहुलक है, बिल्कुल सही है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, ये भी सही है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, तो ये भी सही है। तो सही नहीं कौन है? सही नहीं है डी। सही नहीं है डी। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है। तो ऊंट जो अपना कुबड़ का उपयोग करता है वो मतलब वसा के संग्रह के लिए करता है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी है। अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन के लिए। तो चौथा है, यदि पिता का रक्त वर्ग ये है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बी तथा अथवा वो भी नहीं होगा। तो होगा कौन? होगा ओ। वो हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समतुल्य है। तो इसको देखा जाए तो इसमें है, इसका आंसर होगा डी, कशेरुक प्राणियों की लाल ग्रंथियां के लिए। अब हम लोग चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है 9%। भैंस की दूध में वसा की मात्रा होती है 9%। अब चलते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। तो इसका हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित में कौन मिश्रित उर्वरक है। तो इसका हो जाएगा एनपीके। एनपीके तो ये उर्वरक है जो जिसमें मिश्रित उर्वरक है। अब हम लोग चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। आठवां है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। तो मतलब ये पहचान के लिए है कि मान लीजिए कोई बच्चा खो जाता है तो उसको मतलब कैसे पहचान किया जाता है, या कोई चीज़ का पता लगाने के लिए कि ये काम किसने किया है, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू। अब चलते हैं हम लोग नौवां क्वेश्चन, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट पूर्ण चीज़ें पर खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का संद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है, या ग्लूकोज का विघटन हो जाता है, या अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन उपापचयी प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ये, यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है। अब चलते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन पे। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर को क्या प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करता है।
इसका आंसर होगा बी। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण लैंगिक संपर्क से होता है, बिल्कुल सही है। एड्स का संचरण रक्तदान से होता है, ये भी सही है। एड्स का संचरण मच्छरों व अन्य रक्त सूचक कीटों से होता है, ये भी लगभग सही ही है। तो इसमें मच्छर व रक्त सूचक कीटों से होता है, ये सही नहीं है। तो सही है, एड्स का संचरण अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से होता है, तो ये भी सही है। तो मतलब 1, 2, 4 सही है, मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। अब चलते हैं दोस्तों 12 नंबर पे। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है, फफूंद से। अब चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर है कि एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इसमें लाइसोसोम को जो आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसका होगा ये जलीय अपघटक विकिरणों के कारण। इसका होगा ये जलीय अपघटक विकिरणों के कारण। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशगति का अध्ययन होता है। तो इसमें जब देखा जाए तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर होगा आंतरिक अवलंब के लिए। इसका होगा आंतरिक अवलंब के लिए। अब चलते हैं 17 नंबर पे। रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर होगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है जो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अब चलते हैं 18 नंबर पे। डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशिष्टता से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो इसका होगा द्विकुंडलिनी, जो वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था, ये जो बताए थे आपको, 62 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं 19 नंबर पे। कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब चलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। तो ये होगा विलियम हार्वे। अब चलते हैं प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? तो राइबोसोम भाग लेता है। राइबोसोम। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज की है आइनोवस्की ने, जो रूस के थे। अब चलते हैं 23 नंबर पे। कुत्ते के काटने पे वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कुत्ते के काटने पे जो वायरस उत्पन्न होता है उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया। अब चलते हैं 24 नंबर पे कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक।
अब 25 नंबर में देखते हैं कि वायरस बने होते हैं प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों का। चलते 26 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 26 में चेचक के टीके का विकास किसने किया? चेचक के टीके का विकास किसने किया? तो चेचक के टीके का विकास जो किया एडवर्ड जेनर ने किया है। अब चलते हैं शकरकंद में भोजन संग्रहित कहाँ होता है? शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, स्तंभ में संग्रहित होता है। ये सब याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर पे हम लोग चलते हैं। हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आंसर प्रकंद। इसका होगा प्रकंद। 29 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है इनमें से? तो इसको देख लिया जाए। इसमें सही है बी, राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 को विटामिन सी कैल्सीफेरॉल गलत है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नियासिन B5 को कहते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से, रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट। रक्त में बीमारी उत्पन्न काले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती है श्वेत रुधिर कोशिकाएं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है जो जीवाणुओं को नष्ट करती है। अब 32 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। आपातकालीन ग्रंथि किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकालीन ग्रंथि हम लोग एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को। 33 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियासिन। नियासिन के कारण होता है पेलाग्रा रोग। चलिए चलते हैं हम लोग 34 नंबर पे। देखते हैं मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूरी। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूरी है। रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है? 35 नंबर में रक्त कबरगाह कहा जाता है यकृत को कहा जाता है, यकृत को रक्त कबरगाह। चलते हैं 36 नंबर पे। लैंगरहैंस की उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस की उपद्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पाया जाता है कहाँ पे? पैंक्रियाज में। 37 नंबर में है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 37 का क्या है। हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो 37 का है से कैल्शियम और फॉस्फेट की अधिक मात्रा होती है। कैल्शियम और फॉस्फेट की अधिक मात्रा होती है। 38 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा कैल्शियम। इसका कैल्शियम है। 39 नंबर का देखते हैं तो रुधिर दाब मापक यंत्र कहलाता है। रुधिर दाब मापक यंत्र कहलाता है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिर दाब मापक का स्फिग्नोमेनोमीटर। चलते हैं 40 नंबर पे। हाइड्रोपोनिक संबंधित है। हाइड्रोपोनिक संबंधित है। हाइड्रोपोनिक संबंधित है बिना मिट्टी के खेती के। बिना मिट्टी के खेती के। हाइड्रोपोनिक संबंधित है बिना मिट्टी के खेती के।
अब चलते हैं दोस्त 41 नंबर पे, लड़का पैदा होता है। लड़का जब भी पैदा होता है तो सबसे पहले हमको याद रखना होगा कि औरत में XX गुणसूत्र पाया जाता है और जेंट्स में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो XX का जब संपर्क होता है तो लड़की पैदा होता है और XY का जब संपर्क होता है तो लड़का पैदा होता है। तो आपको मतलब याद रखना है कि ये लड़का पैदा होने के लिए XY गुणसूत्र का होना जरूरी है। चलते हैं दोस्त 42 नंबर पे, स्तनधारियों की मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो है यूरिया। यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। चलते हैं 43 नंबर पे दोस्तों, समान जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं जब, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना है। कह रहा है समान जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं कब? तो एक निषेचित अंडे का 2 खंडों में विभाजित हो जाना तथा दोनों भाग अलग हो जाए। इसका आंसर डी होगा। चलते 44 नंबर क्वेश्चन पे, श्वसन दर सबसे कम होती है। श्वसन दर सबसे कम होती है। तो श्वसन दर सबसे कम कहाँ होती है, कब होती है? तो ये होती है निद्रा में खराटे भरते समय। जब आप निद्रा में होता है ना, बहुत सारे लोग रात में खराटे भरते हैं तो उस वक्त श्वसन दर सबसे कम होती है। ये 44 नंबर। चलते हैं 45 नंबर पे दोस्तों, जब कोई मनुष्य श्वास लेता है तब ऑक्सीजन रक्त से संयोग करता है। यह हीमोग्लोबिन से संयोग करता है, हीमोग्लोबिन से। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त, कि पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण करना। तो पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। चलिए दोस्तों 47 नंबर पे चलते हैं, विक्र जब काम करना बंद कर देते हैं तो मनुष्य के रक्त में विषाक्त तत्वों को पृथक किया जाता है किससे? तो ये हो जाएगा डायलिसिस के द्वारा। डायलिसिस के द्वारा विषाक्त तत्वों को पृथक किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों 48, विक्र प्रत्यारोपण में भाई या अत्यधिक निकट संबंधी का विक्र ही लिया जाता है, क्योंकि जब किडनी का ट्रांसफर होता है तो मतलब अपना रिलेटिव से ही लिया जाता है। क्यों? तो इसका होगा दोनों के विक्रों की आनुवांशिक संगठन एक जैसा होता है। दोनों के विक्रों की आनुवांशिक संगठन एक जैसा होता है। चलिए दोस्तों 49 पे चलते हैं, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस के खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, होल एग्जाम, चाहे एनटीपीसी हो, बीपीएससी, बिहार एसआई, ग्रुप डी, चाहे जो भी हो। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, फलीदार पादप कृषि में महत्वपूर्ण है क्योंकि? फलीदार पादप कृषि में महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इसका होगा नाइट्रोजन स्थित करने वाले जीवाणुओं का उसमें सहचर्य होता है। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणुओं का उसमें सहचर्य होता है। 51 पे चलते हैं दोस्तों, डीएनए की संरचना क्षारक युग्मन द्वारा जुड़ी होती है। निम्नांकित में से कौन सा युगल डीएनए में उपस्थित होता है? तो इसका होगा सी, ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं 52 पे, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि? तो इसका होगा इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। तो ये था हमारा 52 क्वेश्चन जो पर डे हम लाया करेंगे।
बायोलॉजी का मतलब टोटल होल जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन हम आपको मतलब उपलब्ध करवाएंगे। हमारे वीडियो को मतलब देखते रहिए। और जितना भी उपलब्ध करवाएंगे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाएंगे, जो हर एग्जाम में मतलब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा बिल्कुल। ऐसे ही बायोलॉजी के क्वेश्चन के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।